प्रियंक जी, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सैक्सोफोन को लेकर आप लंबे समय से अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति देते आ रहे हैं और लोगों का मन मोहते आ रहे हैं। किस उम्र में आपने ये सैक्सोफोन को अपनाना शुरू किया? क्योंकि ये वैसे तो वेस्टर्न एक इंस्ट्रूमेंट है और इसको बजाना भी थोड़ा सा मेहनत का काम होता है, तो कैसे थामा आपने? एक्चुअली मेरे पिताजी आकाशवाणी में टॉप ग्रेड म्यूजिशियन थे, क्लैरिनेट वादक थे वो, पंडित राम कृष्ण जी। तो चूँकि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट पर क्लासिकल में बचपन से ही सुनता आ रहा था पिताजी के थ्रू, और परिवार के और बहुत सारे लोग म्यूजिशियन हैं, तो 12-13 साल में मैंने सैक्सोफोन डिसाइड किया कि फॉर्मल ट्रेनिंग में सैक्सोफोन की शुरू करूँगा, और तब से अब चल ही रहा है। लगभग 19-20 साल हो रहा है सैक्सोफोन के साथ। अच्छा, तो सैक्सोफोन की यदि विशेषताएं आपसे जानना चाहें तो क्या बताना चाहेंगे कि एक किस प्रकार का वाद्य है और इसकी ध्वनि है वो किस प्रकार से लोगों को आकर्षित करती है? तो बेसिकली सैक्सोफोन का जो आविष्कार हुआ था वो बेल्जियम में हुआ था। जैज़ इंस्ट्रूमेंट है ये, तो जैज़ म्यूज़िक के लिए ही 1860s के अराउंड में हुआ था आविष्कार इसका मेन जो उद्देश्य था वो था कि लीड करने के लिए वेस्टर्न म्यूज़िक में हो। बाद में फिर इंडियन म्यूज़िक में भी कई लोगों ने इसको अपनाया। हालांकि बॉलीवुड में ज़्यादा रहा है ये क्रेज़ इसका, क्लासिकल में बहुत कम रहा और अभी भी कम है, बट फॉर्चुनेटली अब थोड़ा सा क्रेज़ बढ़ रहा है। यंगस्टर्स भी काफ़ी इंटरेस्टेड हो रहे हैं सीखने के लिए, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। आपने बताया कि बॉलीवुड में इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा रहा है और मैक्सिमम सॉन्ग्स में इसको बीच में इंटरल्यूड्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, प्रील्यूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। वासु मनोहरी एक बहुत बड़ा नाम है जो उन्होंने, हाँ, मनोहरी दा, उन्होंने फिल्मों में बहुत ही खूबसूरती के साथ इसका प्रयोग किया है। तो बताएं कि ये किस प्रकार से एक अपना अलग छाप छोड़ता है जब प्रील्यूड बजाते हैं या इंटरल्यूड बजाते हैं उसका? हाँ ज़रूर, देखिए इसका पूरा सैक्सोफोन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि टोनल क्वालिटी इसकी बहुत अलग है दूसरे इंस्ट्रूमेंट से। बहुत सारे ब्रास इंस्ट्रूमेंट हैं और होता क्या, ये कॉम्बिनेशन है, ये वुडविंड कैटेगरी का इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारे विंड इंस्ट्रूमेंट्स में एक कैटेगरी होती है वुडविंड, तो इसमें मेटल और वुड दोनों ही इस्तेमाल होता है, जिस वजह से इसका टोनल क्वालिटी काफ़ी अलग रहता है ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स के कंपैरिजन में। तो आपने तकरीबन कितनी उम्र के थे जब आपने पहला मंच पर प्रदर्शन किया, और उस मतलब उस समय को याद करते हुए आज कैसी अनुभूति होती है? मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस दिसंबर में ही हुआ था, मैं 15 साल का था। और आज भी अभी दिसंबर में ही मैं भोपाल में आया हूँ। अच्छा लगता है जब वो सोचता हूँ, टाइम काफ़ी पुरानी बात है, 15 साल का था, तो अभी लगभग 16 साल हो गया है उस बात को। अच्छा लगता है, और वो नर्वसनेस जो थी वो थोड़ी सी तो कम हुई है, बट अभी भी जो एक अच्छा बजाने की ललक है वो तो रहेगी ही और आगे भी रहेगी हमेशा। आपने बताया कि तकरीबन 16 साल हो गए हैं आपको सैक्सोफोन का प्रदर्शन करते हुए, मंच पर जाते हुए। कौन कौन से खास समारोहों का या ऐसे मंचों का जिक्र करना चाहते हैं जिनके माध्यम से आपको लगता है कि ये बहुत ही यादगार बन पड़े हैं और इसके माध्यम से मैंने अपनी जो कला है वो लोगों तक पहुंचाई है? बहुत सारे ऐसे मंच रहे, किस्मत रही मेरी अच्छी कि गुरुओं का आशीर्वाद रहा कि वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी सारे बड़े फेस्टिवल्स में मैंने परफॉर्म करने का मौका मिला। जैसे अल्केमी लंदन में, शेयर्ड हिस्ट्री साउथ अफ्रीका में, इजिप्ट में परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में, और मेडागास्कर के प्रेसिडेंट के लिए परफॉर्म किया था मैंने, बेल्जियम, जर्मनी, काफ़ी सारे। क्लांगटा के फेस्टिवल एक बहुत बड़ा होता है, उसमें बजाय एक बेल्जियम में बॉर्डर पर होता है ड्रानोटर फेस्टिवल, तो कम से कम लगभग 20,000 ऑडियंस थी, वहाँ भी परफॉर्म किया। और इंडिया की अगर बात करें तो हरिवल्लभ समारोह में परफॉर्म किया मैंने, हरदास महोत्सव में। भोपाल में पहले भी आया था, तो उत्तराधिकार फेस्टिवल में आया था। तो अच्छा रहा मेरे साथ ये कि काफ़ी सारी जगह सैक्सोफोन को प्रदर्शित करने का मौका मिला मुझको। तो अभी आपने इसको पूरी शास्त्रीयता में समेट कर रखा है कि आप इसमें लाइट म्यूज़िक भी प्ले करते हैं? नहीं, मैं हार्डकोर क्लासिकल म्यूज़िक ही बजाता हूँ। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और सोलो जुगलबंदी जो भी है, वही कुछ बैंड्स जो हमारे फॉरेन के, वर्ल्ड म्यूज़िक के, उनके साथ भी मैंने काफ़ी कोलैबोरेशन किया है। जैसे कि प्रियंक जी, आपने बताया कि सैक्सोफोन बजाने वाले बहुत ही जिसे हम चंद नाम ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं है इनकी तादाद, तो इसे विस्तार देने के लिए अभी और कौन कौन से लेवल पर आप खुद काम कर रहे हैं ताकि इसे और भी बढ़ावा मिले और ये वाद्य जो है वो जन जन तक पहुँचे? बिल्कुल, चूँकि आकाशवाणी से भी मैं ग्रेडेड हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आकाशवाणी से ग्रेडेड होने का मतलब हम सभी जानते हैं कि एक तरह से स्टैम्प हो जाता है कि आप वैलिड काम कर रहे हैं, कुछ भी काम। अभी बिहाई ग्रेड में हूँ। हमारे पूरे भारत में शायद बिहाई में लगभग 4 लोग हैं बस। अच्छा। सैक्सोफोन में,
उसके अलावा बहुत सारे लोगों को सिखा रहा हूँ मैं सैक्सोफोन, और मुझे बहुत खुशी है कि ना कि सिर्फ भारतीय लोग, विदेशी लोग भी शास्त्रीय संगीत सीखने के बहुत इच्छुक हैं, और सैक्सोफोन पर काफ़ी सारे लोग हैं जिनको सिखा रहे हैं। कॉन्सर्ट्स भी मैं कोशिश करता हूँ ऑर्गेनाइज करूँ, ना कि सिर्फ परफॉर्म करूँ, ताकि बहुत सारे जो हम लोग के एज के म्यूजिशियंस हैं उनको भी मौका मिले। तो अभी भी मैंने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, फिर नेक्स्ट प्लानिंग हो रही है। इस तरह से अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रहा हूँ मैं, जितना ज़्यादा हो सकता है परफॉर्म करने के लिए, लोगों के बीच में लाने के लिए। अभी आपने बताया कि आकाशवाणी की ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा है और वहाँ से ग्रेड मिलना मतलब लोगों को लगता है कि वाकई काबिल कलाकार हैं। जी तो क्या महत्ता है आकाशवाणी की आज इंडियन म्यूज़िक को या क्लासिकल म्यूज़िक को दूर दूर तक पहुँचाने में? देखिए, आकाशवाणी का हमारे जीवन में तो बहुत ज़्यादा महत्व है, और सबके ही कलाकारों के जीवन में। हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इसलिए कि पिताजी हमारे आकाशवाणी के स्टाफ थे, जीवन भर उनको हमने देखा, आकाशवाणी में देखा, आकाशवाणी को बहुत करीब से जाना, ये सौभाग्य रहा हमारा। मुझे लगता है कि इतना जल्दी तो ऐसा नहीं है कि महत्वता कम हो जाएगी। लोग कहते हैं कि टीवी आ गया, इंटरनेट आ गया, रेडियो का, लेकिन मुझे लगता है हर डिपार्टमेंट अपना अपना कुछ एनहेंसमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड कर रहे हैं, तो आकाशवाणी भी कर रहा है। और उम्मीद है कि ये हमेशा क्रेज़ तो बरकरार रहेगा, एटलीस्ट म्यूजिशियंस के नज़र में तो हमेशा आकाशवाणी का क्रेज़ बरकरार रहेगा ही। और बाकी आकाशवाणी में भी लोग अगर सपोर्टिंग थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाते हैं तो और अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, सैक्सोफोन वादन जब आप विभिन्न मंचों पर करते हैं तो कौन सी ऐसी घटना जो आपको आज भी याद आती है, जिसे आप सोचते हैं कि ये मेरा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था और यहाँ की ऑडियंस भी मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण थी? काफ़ी सारी यादें बहुत अच्छी अच्छी हैं। हाँ, एक मैं बताता हूँ याद। जर्मनी में मैं परफॉर्म कर रहा था, तो जो ऑर्गेनाइज़र थे पहले वो थोड़ा सा इच्छुक कम थे, क्योंकि उन्हीं का इंस्ट्रूमेंट है, और भारत से किसी सैक्सोफोनिस्ट को बुलाना, ये वही बात हो गई कि हम अमेरिका से बांसुरी वादक को बुलाएं, इंडिया में जब इतने हैं। तो फिर भी उनको लगा शायद मुझे बुलाना चाहिए, उन्होंने बुलाया मुझको। और इनिशियली चूँकि जर्मन लोग थोड़े से होते हैं कि वो कम बात करना पसंद करते हैं, कम उनसे मेरी बात हुई, होटल में मैं मिला उनसे एक आध बार बस। शाम को कॉन्सर्ट हुआ मेरा, उसके बाद वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझको गले लगाया और कह रहा कि मुझे पहली बार ऐसा लगा नहीं कि सैक्सोफोन हमारा यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट है। तो दैट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, और मुझे बहुत खुशी है। उन्होंने फिर बोला कि अब हम चाहते हैं नेक्स्ट टाइम आप फिर आए हमारे, तो उन्होंने बुलाया भी दोबारा। ये अच्छा रहा मेरे लिए। हाँ, मतलब ऐसी घटनाएं हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल बन जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले समय में और क्या विशेष करना चाहते हैं आप सैक्सोफोन की इस फील्ड में? मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सैक्सोफोन को अपनाएं, और अपनाने के लिए कुछ हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा, बीइंग अ सैक्सोफोनिस्ट, हमको भी बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे आज मेरी जुगलबंदी है सरोद के साथ, हमारे इतने अच्छे सरोद प्लेयर हैं युवा, हमारे देश के आमिर खान जी, उनका मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरोद में बड़ी अच्छी लग रही हैं शास्त्रीय संगीत की, लेकिन सैक्सोफोन में या तो बज नहीं पा रही, या तो बजाना उसको शायद बहुत मुश्किल है। एक सैक्सोफोनिस्ट होने के नाते हम सबको कोशिश करते रहना चाहिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत को जितना अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हमेशा से ऑर्थोडॉक्स रहा है और रहना चाहिए भी, तभी वो बरकरार है। कुछ चीज़ें रिजिड होना भी बहुत ज़रूरी है, नियम उसके डिसिप्लिन्स होना, क्योंकि अगर हम इतने फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो शायद बरकरार नहीं होगा। अब देखिए, हमारे देश में मैं एक जिक्र करूँगा कि एजुकेशन पॉलिसीज़ 3 आ चुकी हैं आज़ादी के बाद, लेकिन शास्त्रीय संगीत की एजुकेशन पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं, और शायद यही एक रीज़न है कि आज भी बहुत अच्छे क्लासिकल म्यूजिशियंस निकल रहे हैं इतना टफ होने के बाद भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं भी चाहूँगा कि अपनी तरफ से मैं भी बहुत सुधार करूँ, बहुत रियाज़ करूँ, गुरुओं से आशीर्वाद अच्छा लूँ। तो ये चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग, और जितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँगा शास्त्रीय संगीत को, अडेप्ट कर पाऊँगा, उतना मेरे लिए अचीवमेंट ही है। चलिए, आपकी अचीवमेंट बनी रहें, आने वाले समय में भी आपको बहुत सारी उपलब्धियां मिलती रहें। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को ख़त्म करें, प्रियंक जी, आप चलते चलते हमारे सुनने वालों को कुछ सैक्सोफोन का रसास्वादन करवा दें ताकि उनको अभी आनंद आ जाए। जी ज़रूर। पूरिया धनाश्री बजाने जा रहा हूँ, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पूरिया धनाश्री का। और एक आध कोई धुन भी सुना दीजिए। एक छोटा सा पीस बजा रहा हूँ मैं गाने का।
वाह, मज़ा आ गया आपके इस सैक्सोफोन की धुनी को सुनकर, और हमारे श्रोताओं को भी आनंद आएगा। इतना समय आपने दिया प्रियंक जी, इतनी बातचीत हमसे की, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।